नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है दिल्ली की नंबर 1 डिबेट का। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जनवरी फरवरी 2026 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है और समिट का उद्देश्य दिल्ली को एक प्रमुख निवेश केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में इस बात का ऐलान किया। वहीं प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट पर आम आदमी पार्टी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि किसी भी समिट से पहले दिल्ली की बीजेपी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजाजत जरूर ले ले। यानी कि आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी सरकार के ऊपर, रेखा सरकार के ऊपर चुटकी ली गई है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में रेखा सरकार, पहले ट्रंप से ले लें इजाजत, आपका प्रहार। दिल्ली बनेगी इन्वेस्टमेंट हब, बीजेपी बोली। आपने कहा कहीं करा न दे किरकिरी। दिल्ली को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने के लिए बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने मार्च में अपना पहला बजट पेश करते हुए राजधानी में पहली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने की घोषणा की थी। इसी सिलसिले में सीएम रेखा गुप्ता ने उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अगले साल जनवरी फरवरी 2026 में दिल्ली सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी, जिससे एआई, आईटी, आईटीईएस और बीएफएसआई जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली को वैश्विक निवेश नक्शे पर मजबूती मिलेगी। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए इन्वेस्टर समिट से सरकार का लक्ष्य दिल्ली को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हब बनाना है जहां अत्याधुनिक तकनीकों और उद्योगों का विकास हो। वहीं दिल्ली में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर आपने चुटकी ली है। आपका कहना है कि दिल्ली में इन्वेस्टर समिट से पहले सरकार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जरूर इजाजत ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सरकार निवेश का ढिंडोरा पीटे और ट्रंप उस कंपनी को निवेश करने से मना कर दें। इन्वेस्टर समिट जो दिल्ली में की जा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुत ही बड़ा कदम है और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि इन्वेस्टर समिट से दिल्ली के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। और पहले जो सरकारें आपने देखा दिल्ली में रहीं, उन्होंने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए कभी कुछ कैंपेन किया जाए, कुछ उनके लिए इस तरह से समिट की जाए। मेरी तो इनसे यही निवेदन है कि ट्रंप साहब से इसकी इजाज़त जरूर ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि मैडम अनाउंस कर दें कि फला कंपनी आ रही है और आधे घंटे बाद ट्रंप जो है उस कंपनी को कह दो कि खबरदार अगर तुम इंडिया गए। तो ऐसी बेइज्जती से देश को बचाएं और ट्रंप से सलाह मशवरा करके ही कोई इन्वेस्टर समिट जो है अब इस देश में बुलाई जाए, वरना देश की किरकिरी बहुत हो रही है। दिल्ली में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए रेखा सरकार नई औद्योगिक नीति और वेयर हाउस पॉलिसी पर भी जल्द लागू करेंगी, जिससे दिल्ली में व्यापार और उद्योग को नई गति मिलेगी। अब देखना होगा कि इन नीतियों से दिल्ली में निवेश का कितना अनुकूल माहौल बनता है और प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से दिल्ली सरकार कितना निवेश लाने में सफल हो पाती है। दिल्ली से संवाददाता समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, हिंदी खबर। यही हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है मैम। हमारे साथ आपसे कुछ ही देर के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनुज अत्रे साहब जुड़ेंगे और अभी हमारे साथ डॉक्टर परमवीर सिंह जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं मीनाक्षी जी, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सरकार की ओर से कोई ऐसी पहल की जा रही है ताकि यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा हों, इंडस्ट्री लगें और इन्वेस्टर समिट का आयोजन सरकार करना चाहती है, तो इसमें आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या है? और जो तंज कसा जा रहा है कि भाई आप कोई भी इस तरीके से अगर इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं या यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या अमेरिकी कंपनियों को अगर यहाँ पर आप लाना चाहते हैं, तो उसके पहले आप ट्रंप से सलाह मशवरा कर लें, उससे उसकी अनुमति ले लें। तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने के चक्कर में जो युवा रोजगार का सपना देख रहे हैं उसको भी चकनाचूर करने की कोशिश कर रही है?
अमित जी, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है और सच्चाई कहना कोई गलत बात नहीं है। जी। आज आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी निर्णय हैं और सब ट्रम्प साहब ले रहे हैं, और उनका इतना इंटरफेरेंस हो गया है अब इंडिया के अंदर कि छोटी छोटी बातों पर लगता है कि अब तो ट्रम्प साहब से ही पूछना पड़ेगा। इसलिए सौरभ भाई ने कहा कि हाँ भैया, एक बार ट्रम्प साहब से पूछ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप समिट की तैयारी कर लें, ढिंडोरा पीट दें और फिर उसके बाद ट्रम्प साहब मना कर दे और आपकी सारी की सारी जो वो चीजें हैं वो धरी की धरी रह जाए। और अभी आपने रोजगार की बात करी कि इससे रोजगार मिलेगा। 10 साल 11-12 साल हो गए केंद्र की सरकार को रोजगार का वादा कर आई थी। आप मुझे बताओ अमित जी, कितने रोजगार दे दिए हैं? आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश का। तो मैं तो यही पूछना चाहूंगी, पहले देश में तो दे देते। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, इनका तो काम वो है हाथी के दांत खाने का और दिखाने के। और ये जो कहते हैं वो जो कभी जिंदगी में नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं। और अभी मैं आपको रिसेंटली अभी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए, अभी स्कूलों के ऊपर सख्त एक्शन लेने की बात की गई, इतने सारी कमेटी बनाएगी, ये सब बनाएगा, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? क्या बढ़ी हुई फीसें वापस हो गई? क्या डिक्लेरेशन हो गया कि अब आगे फीस नहीं बढ़ेंगी इस साल की? और तो और 33 स्टूडेंट्स को निकाल दिया डीपीएस स्कूल से सिर्फ इसलिए कि जो हाई नहीं, चलिए उसको लेकर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं मीनाक्षी जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, ऐसी घोषणाओं मीनाक्षी जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको कुछ याद पड़ता है, कुछ आपको ऐसा याद आता है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जब उसकी सरकार थी तो अपने शासनकाल में आपने कितनी इस तरीके के इन्वेस्टर समिट कराए? कुछ याद आता है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो कहा है वो करा। वो सिर्फ ऐसे घोषणाओं में बिलीव नहीं करती थी, वो घोषणा ही वो करती थी जो उसको पता था कि हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जिसका बेनिफिट दिल्ली की जनता को मिल सकता है। तो उन्होंने जितने वादे किए, जितनी घोषणाएं की, उनको इंप्लीमेंट भी किया और उसके दिल्ली की जनता ने फायदा भी उठाया। लेकिन आज तक, चाहे आप केंद्र की बीजेपी की सरकार ले लो, चाहे दिल्ली में अभी 2.5 महीने की बीजेपी की सरकार को ले लीजिए, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी घोषणा की है उसका फायदा ना तो देश ना दिल्ली के लोग उठा पाए। तो ऐसी घोषणाओं का क्या फायदा जो सिर्फ आपके पेपरों में ही होकर रह जाए और सिर्फ जो जनता है उसको भ्रमित करके रह जाए? फायदा तो तब है ना जब वो इंप्लीमेंट भी हो और उसका फायदा जनता उठाए भी। सिर्फ भ्रमित करने से क्या होता है? तो हम तो यही कहते हैं, अच्छी बात है निवेश कीजिए, लेकिन दिक्कत तो यह है ना कि निवेश के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि फर्जी निवेश आना शुरू हो जाए। ठीक है, निवेश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सही तो हो। लेकिन बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है बीजेपी से तो हमें कि अगर वो इस समिट को करेगी भी या इसको इंप्लीमेंट करेगी तो सही निवेश ही आएगा। ठीक है, शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। पहली बात तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि मकसद क्या है इस इन्वेस्टर समिट को कराने का। दूसरा, आम आदमी पार्टी को इस बात का शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई इसके नाम पर आप फर्जी निवेश यहाँ पर करा लें। तीसरा, बीजेपी आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि भाई अब बीजेपी को अनुमति लेनी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप से पूछना पड़ेगा कि भाई इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हम कराएं या ना कराएं। कराएं तो क्या आपकी जो कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं? उसकी अनुमति तो आपको लेनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि समझौता हो जाए, उसके बाद ट्रंप कहें कि नहीं भाई वहां पर आप अपना प्लांट मत लगाइए या अपनी कोई यूनिट मत लगाइए। चलिए, सभी को नमस्कार जी। और सभी प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, बहनों को नमस्कार। अनुमति से ही चलता हूं मैं पीछे की ओर से। तो अनुमति तो पुन्नू जी की चलती थी 2025 तक, फरवरी मार्च तक, और स्वीकारा भी है कि 100 करोड़ रुपए चंदे के रूप में केजरीवाल जी को उन्होंने दिया है। तो अनुमति तो कनाडा से चलती थी, जहां सरकार गई किसान आंदोलन खत्म हो गया। तो अनुमति किसकी चलती थी, किसकी नहीं चलती थी, ये तो बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है। दूसरी बात, आपने कहा कि समिट का मकसद क्या है। इस समिट का मकसद है, आपने देखा कि आई में जिस इन्वेस्टमेंट की बात चल रही, चाहे राष्ट्रीय केंद्र के स्तर पे, स्टेट के स्तर पे, फाइनेंशियल सेक्टर जो इतना वीक हो गया था दिल्ली का, इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, जहां पे उनकी एक बात चल रही कि हमको यहाँ से इन्वेस्टमेंट लाना है और बढ़ाना है। एआई हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, फिर वर्किंग सेक्टर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं आप। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैं कहूंगा कि दिल्ली एनसीआर की चर्चा करेंगे, हम केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेंगे। आज उन्होंने कहा कि पहले अनुमति तो ले लो डोनाल्ड ट्रंप जी से। एप्पल के सीईओ का स्टेटमेंट है कि जो मेरा फ्यूचर प्लान था उसी के आधार पे चलेगा, और जो हमारे 3 फेज में 3 प्लांट एस्टेब्लिश होने, जो पहला नोएडा में होना है वो होगा ही होगा, होकर रहेगा। रही जहां तक बात आपकी दिल्ली की इन्वेस्टमेंट की, दिल्ली 27 साल, जैसे कहावत है ना कि भारत फिरंगी रूल पे रहा, मुगलिया सल्तनत के रूल पे रहा, तो लगभग 700-800 वर्ष जो गुलाम रहा, तो गुलाम की मानसिकता डेवलप हो गई। 27 वर्ष तक दिल्ली जो है
जहां भ्रष्टाचार का शासन रहा, भ्रष्टाचार के अम्ब्रेला कवर रहा, और दिल्ली 12-13 साल जहां आपके इतने कोल घोटाला, आपके 2G 3G 4 घोटाला, कॉमन घोटाले के दायरे पर रही, तो जब 2012 में दिल्ली 13 में दिल्ली बदली, फिर दिल्ली नए घोटालों के दायरे पे आ गई, चाहे वो मेडिकल का घोटाला हो, चाहे इरिगेशन में 70,000 का घोटाला हो, यमुना क्लीनिंग का जो घोटाला था 8400 करोड़ के नहीं, घोटालों की सजा अगर वाकई में घोटाले हुए, दिल्ली ने जिया नहीं, है। मैं ये कह रहा हूं शैलेंद्र जी, अगर वाकई में घोटाले हुए तो उसकी सजा तो मिल गई ना आम आदमी पार्टी को। अब तो आप सत्ता पक्ष में, विपक्ष में वो बैठे हैं, तो अब तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। तो क्योंकि नहीं शैलेंद्र जी, आरोप ये लगता है, शैलेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए, आरोप ये लगता है कि तमाम जो बीजेपी सरकारें हैं, तमाम राज्यों में जहां जहां आपकी सरकार है, वहां पर आप इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन तो कराते हैं, अब कितने एमओयू साइन होते हैं वो सब हम देखते हैं, लेकिन ये आरोप लगता है कि भाई वो जमीन पर कितने उतरते हैं, सिर्फ दिखावा होता है, लेकिन जमीन पर उनको उतारने में आप लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, ये आरोप लगता है। लखनऊ में आज ब्रह्मोस का उत्पादन हो रहा, 3 दिन पहले की फोटो देखी, बिना इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा। आपने मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के रूप में देखा, बिना इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा। आपने उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्य जो पिछड़ रहे थे, टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, आप भूल जाए उस तरक्की को, बिना उसके हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं वो बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि 27 साल से 1 रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट दिल्ली में नहीं आया ना, दिल्ली तक सीमित, दिल्ली पे नहीं आया है, क्योंकि घोटालों से दिल्ली उभरी है। तो इस पॉजिटिविटी की अगर कोई बात करता है तो वाकई में कांग्रेस और आप पार्टी को भरोसा नहीं होता है कि एक पुन्नू के दम पे सरकार चला रही थी, एक जो है इटली से बैठे कोटराची के दम पे सरकार चला रही थी, तो उनको कैसे भरोसा होगा? भरोसा तो मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार 4 बार दिखाया, उत्तराखंड ने 2 बार दिखाया, लगातार महाराष्ट्र ने 3 बार दिखाया, ठीक है, धोखा दिया था। तो ठीक है, अनुज अत्रे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका, थोड़ा देरी से आप जुड़े हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अत्रे साहब अब अगर 27 साल की बात होगी तो उसमें तो भाई आपका नाम भी आ जाएगा, आपकी पार्टी क्योंकि 15 साल तक लगातार सत्ता में रही, तो सीधे तौर पर आपके सामने बोल रहे हैं शैलेंद्र जी कि ना तो आपने कुछ किया रोजगार के लिए और ना ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है आने वाले समय में जो होगा, उसका मकसद सीधा सा इतना ही है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट लाया जाए दिल्ली के अंदर, लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हो, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई वो बीजेपी करके दिखाएगी। आपका जवाब? देखिए, निश्चित तौर पे एक बात तो ठीक है कि आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, लेकिन ये भी तय है कि जो झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी ने महारत हासिल कर रखी थी, उसी महारत को आज ये सत्ता में बैठ करके, और जब दिल्ली में इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है, और अभी भी वही झूठ परोसने और झूठ बेचने का काम दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने कर रहे हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी 2-3 झूठ बड़े बड़े आपके सामने बोले, जबकि खुद भी एक इनके नाम के आगे मैं पढ़ रहा हूँ कि एडवोकेट है ये। इन्होंने बोला ये कोल घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला। तो आप जाइए जरा अपनी सरकार से पूछ लिए, केंद्र सरकार, आप ही के लोगों ने शिकायत लगाई थी और मोदी जी की ही सरकार ने बोल दिया है कि वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और उनको सबको दोष मुक्त करके, वो आरोप मुक्त करके और मुकदमे भी बंद कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ का जो घोटाला हुआ था, जिसकी जांच चल रही थी, अभी वो भी बंद कर दिया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो आप जरा पहले ये बताइए कि आप लोग झूठ बोल के और भाग जाने में कब तक विश्वास करते रहेंगे, झूठे आरोप लगा करके, और वो आरोप भी आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो झूठ तो झूठ ही रहेगा, सत्य कहां होगा? अंत में जीत सत्य की हुई। लेकिन अभी भी आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के, आप एडवोकेट, आप मालूम नहीं मुझे कहां के एडवोकेट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जो है इसको बंद कर दिया। भारत की सरकार के अटॉर्नी जनरल वहां पर पेश हुए और कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाए। अंत में उन्होंने भी बोला कि जी ठीक है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बावजूद आप अभी आज भी झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये इन्वेस्टर समिट की अगर बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट के साथ कल एक और भी बात बोली थी कि हम दिल्ली में व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाएंगे। हम ये बोलते हैं अच्छी बात है, आप इन्वेस्टर समिट भी कीजिए, दिल्ली में उद्योग भी ले आइए, व्यापारियों के कल्याण के लिए हर सरकार का जो है एक संकल्प होना चाहिए और सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार जब बढ़ेगा जिस प्रदेश में, तो वहां बेरोजगारी खत्म होगी, और जो है कहीं ना कहीं जो है रेवेन्यू बढ़ेगा और लोगों का जो है आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन यहां तो उल्टा होता है। आप ही की सरकार जब एमसीडी में 15 साल सत्ता में रही और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार है, क्या वजह है कि हजारों की हजारों दिल्ली में संपत्तियां सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के आदेश पे किया और दिल्ली की नगर निगम ने किया, जो आज तक सील पड़ी है। क्या गुनाह है उन दुकानदारों का, क्या गुनाह है उनके काम करने वाले कर्मचारियों का, जो आज बेरोजगार हुए घूम रहे हैं?
और आप उद्योग लगाने की बात करते हैं तो आप ही की सरकार का डेटा है साहब। पूरे देश समेत दिल्ली में लाखों उद्योग बंद हुए हैं, उद्योग नए नहीं लगे हैं। उद्योग घटने का काम आपकी सरकार ने लगातार किया है, और चाइना के ऊपर जो हमारी निर्भरता जो बढ़ाई है ना, ये आप ही की सरकार की देन है, जो लगातार चाइना के प्रति जो है अपना विश्वास और प्रेम जगा रहे हैं। और जो चाइना हमारी पीठ में खंजर घोप रहा है, हम ही से कमा रहे हैं और हमारी को आके दिखा रहा है आपके नेता ने किया था। तो आप इन्वेस्टर समिट के नाम पे हमने देखे हैं तमाम भाजपा शासित प्रदेशों में इन्वेस्टर समिट हुए हैं, जिसकी शुरुआत 2017 में उत्तर प्रदेश से हुई थी, जहां 4 लाख करोड़ के 1024 इन्वेस्टर समिट वो MOU साइन हुए थे। आज बता दीजिए 2017 के बाद 2025 आ गया है, 8.5 साल हो गए हैं, कितने इन्वेस्टमेंट वहां पर आ गए हैं? कहां गए वो हवाई बातें जो बाहर से जा करके विदेशों में आपके मंत्री और अधिकारी घूम घूम करके साइन करा करके आए थे, वो यहां तक अटेंड करने तक नहीं आए जिन्होंने बोला था कि हम लगाएंगे। क्योंकि जब देश का माहौल और प्रदेशों का माहौल आप डिस्टर्ब करके चलेंगे तो यहां से उद्योग पलायन होकर के बांग्लादेश जैसे देश में पहुंच जाएंगे। नहीं, अक्का साहब, कुछ आपको याद पड़ता है, आपको कुछ याद पड़ता है कि आपके समय में कितने उद्योग यहां पर लगे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कुछ याद है आपको? देखिए, मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लेकिन मुझे इतना याद है कि दिल्ली में उसके बाद से लेकर के और आज तक, जब से हमारी सरकार गई, आप जाकर के उठा के देख लीजिए आंकड़े, भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हैं, तमाम हजारों से ज्यादा जो है प्रतिष्ठान सील हुए हैं। जो वो सील हुए हैं तो वो काम बंद हो गए हैं जो हमारी सरकार के समय चलते थे, और नए खुलने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। DDA के पास जगह नहीं है कि नए इंडस्ट्रीज लग सकें। जो इंडस्ट्रीज जो चल रही थी, जो स्मॉल स्केल उद्योग चल रहे थे, उनको तमाम उद्योगों को और तमाम दुकानों को जो है किसी न किसी कारण से सील कर दिया गया है, और आज तक उनको डिसील नहीं किया गया। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास में, लौटता हूं जी। अच्छा, जल्दी से पूरा करिए। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं इसमें जब बावजूद उसके कि लोग शिकायत करते हैं कि उनसे हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए रिश्वतें मांगी गई हैं कि आपका उसके बाद डीसील कर देंगे, लेकिन गरीब आदमी जिसकी दुकान बंद हो गई हो, जिसकी फैक्ट्री बंद हो गई हो, जो बेरोजगार हो गया हो, वो कहां से पैसे ला करके देगा? और सोचिए, कल्पना कीजिए कि इन बीते 10 वर्षों में जो आदमी बेरोजगार हो गया हो, जिसकी जमीन उसके पास हो, लेकिन वो जमीन सील पड़ी हो, वो उसका क्या हालत चल रहा होगा? तो ये लोग बेरोजगारी बढ़ाने वाले हैं, ये लोग लोगों का काम धंधा बंद करने वाले हैं। इनसे आप काम बढ़ाने और इन्वेस्टर समिट के नाम पे केवल अपनी वाहवाही लूटना और जनता के टैक्स की कमाई की जो है फिजूल खर्ची होते हुए हमने फिर से देखने का दिल्ली में काम। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास में, लौटता हूं डॉक्टर परमवीर सिंह, क्योंकि आप तो इन सभी पार्टियों के ऊपर और इन सभी की सरकारों के ऊपर, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी की सरकार, इन सब पर बारीकी नजर रखते हैं। भाई, किसके दावे में कितना दम आपको नजर आ रहा है? दावे तो सभी कर रहे हैं कि भाई हमारे समय में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ, हमारे समय में रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा हुए। आपको क्या लग रहा है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? अमित जी, देखिए, हमें एक बात को भूलना नहीं चाहिए, दिल्ली देश की राजधानी है जी, और दिल्ली देश के अन्य भागों से समय से, मतलब आदिकाल से, या अगर हम थोड़ी सी बात करें कि हम पिछले 200 साल का रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली महंगा और एक अच्छा प्रदेश, मतलब राज्य माना गया है, क्योंकि देश की राजधानी थी। मतलब जब हम आजाद भी नहीं होते उस समय भी देश की राजधानी थी, तो इन्वेस्टमेंट्स की कमी नहीं होती है, सत्ता का केंद्र यहाँ पर रहता है। तो कभी भी ये कह देना कि दिल्ली के लिए फंड्स की कमी थी, इससे दिल्ली का हो पाया, या कोई भी पार्टी कहे, ये गलत है। दिल्ली का इस साल का जो बजट था वो 76,000 करोड़ था। अगर हम 76,000 करोड़ की रकम को देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे 7 स्टेट से ज्यादा है। तो यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं, दिल्ली का मुकाबला आप कभी भी उत्तर प्रदेश के साथ या महाराष्ट्र के साथ या तमिलनाडु के साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिटी स्टेट है। दिल्ली का मुकाबला आपको करना है, आप गुरुग्राम के साथ में कीजिए, आप इधर नोएडा लगता है उधर कीजिए, फरीदाबाद से कीजिए। तो ये छोटे छोटे जो स्टेट से अपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के रूप में विकसित किए, आज ये लगभग दिल्ली के बराबर खड़े हैं। हरियाणा में तमाम सरकारें रही हैं, यूपी में भी तमाम सरकारें रही हैं। ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पिछड़ गई? ऐसा हुआ क्या कि राजनीति हुई साहब, स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, राजनीति हुई। अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, सत्ता में वो घोड़े पर बैठकर आए थे कि पारदर्शी सरकार के और डेवलपमेंट के IITian एक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उन्होंने शुरू में बड़ी बड़ी बातें भी करी थी। एक TIS करके एक ग्लोबल इनिशिएटिव का वो समिट हुआ था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। दिल्ली के अंदर एक जगह है रानी खेड़ा, वहां पर उन्होंने कहा था कि शॉपिंग सेंटर के हिसाब से, मतलब जो FMCG की गुड्स होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं, इनका काम हम चालू करेंगे, क्योंकि दिल्ली एक सिटी स्टेट है, यहाँ पर बड़े उद्योग कारखाने नहीं लग सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन के भी बहुत बड़े सख्त नॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती हैं, यहाँ पर फैशन इंडस्ट्रीज लग सकती थी, यहाँ पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज लग सकती थी। उन्होंने बातें की थी। अरविंद केजरीवाल जी ने एक चीज नई इंट्रोड्यूस की थी कि स्कूलों के करिकुलम के अंदर हम
शिक्षा देने लायक ऐसे कोई काम शुरू करने वाले हैं। और कोलेटरल फ्री, मतलब ब्याज, सरकार से ऋण मिलेगा लेकिन ब्याज नहीं देना होगा, सरकार गारंटर बनेगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं कही थी, वो खोखला वादा साबित हुई थी, वो कुछ भी नहीं हुआ था। वो उस इन्वेस्टर समिट के बाद कभी सिर्फ पेपर के ऊपर लिखी भी नहीं गई थी। आज दिल्ली के अंदर इस तरीके से दोबारा काम शुरू हो रहा है, तो दिल्ली के लिए जरूरी है। दिल्ली को देखना होगा गुड़गांव कहाँ पहुंच गया है। अगर हम बात करें 70s 80s, मेरी याददाश्त के हिसाब से आज गुड़गांव कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, कंपैरिजन साफ मिलता है। इंडस्ट्री के रूप में नोएडा से कंपेयर कीजिए, फरीदाबाद से कंपेयर कीजिए, दिल्ली कहाँ पर है ये सब सामने दिखाई देगा। ये हो रहा है ग्लोबल समिट, अच्छी बात है। और दिल्ली के लिए देखिए, कोई भी सरकार हो, दिल्ली के लिए इंडस्ट्री वो स्पेसिफिक आएगी जो नॉन पोल्यूटिंग होगी, क्योंकि एनजीटी के बहुत सख्त नॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर कभी कोई ऐसा उद्योग कारखाना नहीं लग सकता जिससे धुआं निकलता हो। यहाँ पर काम होंगे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के। ऐसे एमओयू साइंस होते हैं जो दिल्ली की आबोहवा और दिल्ली के हिसाब से होंगे, तो जरूर फायदा मिलेगा। और ये करना चाहिए साहब। नहीं, लेकिन इस मामले में शीला सरकार को किस तरीके से देखा जाए? कांग्रेस की सरकार ने कैसा काम किया था आपकी नजर में? देखिए, दिल्ली को मैं फिर अपनी बात को कहूंगा, दिल्ली एक सिटी स्टेट है। शीला दीक्षित जी को फ्लाईओवर दीक्षित की भी संज्ञा दी गई थी। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जब दिल्ली की रिंग रोड के ऊपर घंटों जाम में फंसते थे, तो शीला दीक्षित जी के नाम से, जब उनकी सरकार थी 15 साल तक, हर महीने कोई ना कोई फ्लाईओवर खुलता था, दिल्ली जाम से निजात मिली थी। मेट्रो ट्रेन आई थी शीला दीक्षित जी के टाइम पर ही थी। शीला दीक्षित जी का काम नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन उनके काम को बेपटरी किया आम आदमी पार्टी ने आकर। लगातार उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगाए, फिर कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार भी आम आदमी पार्टी को करप्ट बोल के ही सत्ता वापस ली है उनसे जी। अगर वही ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि ढाक के 3 पद वहीं घूम रहे, तो गलत होगा। दिल्ली के अनुसार आपको इंडस्ट्री, आपको मार्केट देनी होगी यहाँ पर। तो वो काम अच्छा, इन्वेस्टर समिट कीजिए, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन वो योजना सड़क आम जमीन की दिखाई भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं अरविंद केजरीवाल जी के टाइम के, हमने करिकुलम की बात आई तो बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगा था कि बच्चों को 12th स्टैंडर्ड में ही समझाएगा किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करना है, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। दिल्ली के अंदर कोई सरकार भी अगर बोले कि पैसे की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, ये नहीं होता। दिल्ली को अगर आप बात कीजिएगा, भारत का मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ये 3 शहर हमारे ऐसे हैं, अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी इनके बारे में बोलेंगे तो कोई ना कोई जानता होगा इन शहरों को। बिल्कुल सही बात है। मीनाक्षी जी जवाब दीजिए, मीनाक्षी जी जवाब दीजिए। हाँ, गुड़गांव के अंदर आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ करी, दिल्ली में क्यों नहीं आई? ठीक है मीनाक्षी जी। देखिए अमित जी, परमिंदर जी ने एक बात तो बहुत सही कही कि फुल स्टेट नहीं है। और जितना ये कह रहे हैं, अगर पिछले 10 सालों की बात करूं तो एलजी के बीजेपी के थे, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, तो थोड़ा बहुत तो उनका भी बनता था। तो अगर फेलियर है तो उनको भी अपना फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने जितना दिल्ली के लिए किया, शायद ही कोई आज तक किसी पार्टी ने किया होगा। उन्होंने दिल्ली का नक्शा बदल दिया, दिल्ली को बिल्कुल चेंज कर दिया, दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि कोई अगर वादा करे तो वो पूरा होता है। लेकिन अदर पार्टीज, अब जैसे ही बीजेपी की बात आई, देखिए 25 रुपए का दावा कर आए कि भैया 8 मार्च को आ जाएगा जी, लेकिन क्या हुआ? आज तक कोई रूपरेखा नहीं है, कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि पता नहीं कब आएंगे वो 25 रुपए। कम से कम कोई रूपरेखा तो नजर आए, उनको वो रूपरेखा तक नजर नहीं आ रही है। 500 का सिलेंडर देने का वादा किया था, वो आज तक नजर नहीं आया। तो तमाम उन्होंने जो वादे किए वो कहीं पर भी धरातल पे नजर नहीं आ रहे। तो दिल्ली की जनता को बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं है। बात करते रोजगार की, तो मैं वही बात कहूंगी कि भैया 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कितने रोजगार दे दिए हैं? बताइए कितने रोजगार दिए हैं? और इन्वेस्टमेंट की बात थी तो देश में आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं कि उन्होंने कुछ करवाया। रोजगार मेरे लगते सारे तो लोगों, जितने भी हमारे व्यापारी, उनको पलायन करना पड़ रहा है, उनको पलायन करना पड़ा है दूसरे देशों में, क्योंकि उनको यहाँ पे मौके नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और कहूंगी, अभी कुछ दिन पहले 2 मई को अभी भारत मंडप में रेखा जी ने एक ऐलान किया कि जो हमारी चांदनी चौक, सदर बाजार जैसी जो हमारी मार्केट है, उनको वो बाहर विस्थापित कर देंगी। ये तो बहुत बड़ा झटका था हमारे व्यापारियों के। तो ये व्यापारियों के लिए क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, इनके बस की कुछ भी नहीं है। अगर ये चाहते हैं तो जितने भी हमारे व्यापारी हैं ये ऐलान करते हैं कि हम अपने सदर बाजार में या चांदनी चौक में अपने सारे व्यापारी भाइयों के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे, उनका नवीनीकरण करेंगे, उनको और बढ़ावा देंगे वहां पे व्यापार को। उसको कहने की बजाय वो कह रहे हैं उनको विस्थापित कर देंगे, जबकि वो हमारी ऐतिहासिक संस्कृति का प्रतीक है। मैम समय बहुत कम है मेरे पास, और उनका वो पलायन की बात कर रहे हैं। सारे व्यापारी में हड़कंप मच गया, सारे व्यापारी परेशान हो गए ये सोचकर। जब आप व्यापारियों का सोच ही कहा रहे हैं, आप तो व्यापारियों के कहीं से दूर दूर तक की तैसी नहीं है। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज जा रही है। अपना सोचते हैं और कमेंट आपका। तो बोलूंगा मैं। अच्छा बोलिए, हाँ बोलिए जल्दी बोलिए सर, 15 सेकंड में। सारे इल्जाम लगा चुके विस्थापन के जी। ये पुन्नू के चमचे लोग, पुन्नू के मार्ग में चलने वाले लोग विकास की गाथा कहाँ जाने?
जिन्होंने चंद रिलीफ देके इस जनता को बरगलाए रखा 15 साल, वो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की ताकत क्या जाने। जिन्होंने एक कॉलेज, एक हॉस्टल तक दिलवाया, वो बात कर रहे हैं व्यापारियों की, जिन्होंने व्यापारियों को लूट लिया, शराब के धंधे पे लूट लिया इस दिल्ली को। 78,000 करोड़ का 2 लाख करोड़ कर्जा दे के चले गए दिल्ली की जनता के ऊपर। अब वो दिल्ली की विकासात्मक जो गतिविधियां चल रही हैं, जो दिल्ली उठ खड़ा होने का प्रयास कर रहा, जो दिल्ली फैलने का विचार चल रहा, अरे अगर संस्कृत दिल्ली 6 की फैलती है, वहां जाती है और जगह उनको मिलती है और जगह व्यापार करने को मिलता है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है आप पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को? आप तो वो लोग हैं तो चाहते हैं कि दिल्ली घुटन पर रहे। दिल्ली की व्यापारियों को दिक्कत है जो इतने सालों से वहां पर काम कर रहे हैं। आप उनको बेघर कर देंगे, आप उनका व्यापार छीन लेंगे यहाँ से, आप उनको बाहर भेज देंगे, कैसे वो सर्वाइव करेंगे? आप पूछकर देखिए, एक बार सहमति तो लीजिए व्यापारियों की। अगर व्यापारी एक मत होकर कहे तो समझ में आता है क्या? व्यापारियों को अपना फायदा नुकसान समझ में नहीं आता है? आप व्यापारियों को भी तो समझ में आनी चाहिए ना वो बातें, उनको क्यों नहीं समझ में आ रही है? और व्यापारियों उनको पता है कि उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, उनको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। आप देखिए कि आप उनको फैसिलिटीज अवेलेबल कराइए ना वहाँ पर। अरविंद केजरीवाल जी ने भी तो फैसिलिटीज अवेलेबल कराई थी। देखिए चांदनी चौक का नक्शा बदल दिया है, वहाँ अब आप जाकर देखिए क्या हालात है। पहले वहाँ पर कितना दिक्कत होती थी आने जाने में लोगों को, आज वहाँ पर देखिए उन्होंने उसका नवीनीकरण करके उसका रूपरेखा ही बदल दी उसकी। तो आप काम कीजिए ना वहाँ पर, उनको फैसिलिटीज अवेलेबल कराइए। पैदा करना चाहते थे, हम तो व्यापारी पैदा करना चाहते हैं। ये तो खुली है, आपके नेता सब देश में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो दिल्ली के उत्थान की बातें कर रहे हैं। चलिए सर, समय मेरे पास बचा नहीं है। अत्रे साहब आपका आखिरी कमेंट प्लीज। मीनाक्षी जी, समय नहीं बचा मेरे पास। अत्रे साहब आपका आखिरी कमेंट। देखिए मेरा आखिरी, मैं अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने उद्योग को, अपने व्यापार को, अपने प्रदेश को, उसको फले फूलने में लोगों की मदद करें। इस तरह की नीतियां बनाएं कि लोगों को काम करने में सरलता हो। तो हम चाहते हैं कि जो लाल फीताशाही है, जो रेड टेप जो कल्चर जो दिल्ली में चल रहा है, इसको सरल किया जाए। जो 9,444 उद्योग और दुकानें जो सील करी हैं, जो हमारे सरकार के समय में चल रहे थे, लेकिन इनके कुछ न किसी निर्णय की वजह से उनको बंद कर दिया गया है। सबसे पहले सरकार को चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की दिल्ली में चल रही है, उनको डीसील करें ताकि वो लोग तो अपना काम दोबारा से शुरू कर सकें। आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन मेरे पास इतना ही है। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है, इन्वेस्टर समिट का आयोजन अगर सरकार करने जा रही है, तो विपक्ष को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। और उसके बाद कितने एमओयू साइन हो रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और उससे हासिल क्या हो रहा है, जमीन पर उसको किस तरीके से उतारा गया, उतरा भी नहीं उतरा, उसके बाद अगर सवाल हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।